ज़रा मुझे अपना हाथ दे, बूढ़े ने अचानक कहा। देखूं तेरे हाथों की रेखाएं क्या कहती हैं। मैंने दोनों हथेलियां इसके सामने कर दी। वो बहुत गौर से मेरा हाथ देखता रहा, फिर पुरख्याल अंदाज में बोला, तू सच्चा देशभगत है। तूने अनगिनत बार देश के लिए अपनी जान जोखम में डाली है, मगर तुझे इनका सिला नहीं मिला। हाँ, तू जिस काम से यहाँ आया है इसमें कामयाब नहीं होगा। वैसे तू भगवान है। जिन लोगों पर भरोसा करता है वो तेरे सच्चे दोस्त हैं, मगर तेरी सगाई में अभी देर है। मुझे सगाई की फिक्र भी नहीं है बाबा, मैंने हंस कर कहा। मुझे तो ये बताओ कि मेरा काम क्यों नहीं हो सकेगा। इसने फिर मेरी हथेली पर नजरें जमा दी, फिर सर हिलाकर बोला, वो काम होगा मगर देर से होगा। अभी वो समय दूर है। अब जल्दी से ये भी बता दो बाबा कि मैं यहाँ कब तक रहूँगा। मैंने बेताबी से पूछा। इसने मेरी हथेली पर नजरें जमाई, फिर आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। अचानक इसने आंखें खोल दी और अजीब से लहजे में बोला, इस सवाल का जवाब तो मुझे भी नहीं मिल रहा है। जवाब नहीं मिल रहा है या मुझे बताना नहीं चाहते? मैंने हंस कर पूछा। नहीं बेटा, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका जवाब बड़े से बड़े ज्ञानी भी नहीं दे सकते। फिर वो मौजू बदलते हुए बोला, चल मैं तुझे योगा सिखाऊं। मैंने भी इसे ज़्यादा कुरेदरा मुनासिब न समझा। मैंने फैसला कर लिया था कि सेहत याब होते ही यहाँ से निकल जाऊँगा, मंगल को भी यहीं छोड़ जाऊँगा। फिर बूढ़ा काफ़ी देर तक मुझे योगा की इब्तदाई मशक़ें सिखाता रहा। जब सूरज निकल आया तो हम कुटिया की तरफ चल दिए। चलते चलते बूढ़े ने कहा, मैं तुझे ऐसी शक्ति दूंगा कि तू हमेशा मुझे याद रखेगा, मगर बेटा इस शक्ति को हमेशा जालिम पे इस्तेमाल करना। फिर वो चौंक कर बोला, हो सकता है आज या कल जग्गू या नादर सामान लेकर यहाँ आए। तुझे किसी ख़ास चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दे। अगर चाय या कॉफ़ी मिल जाए तो मंगा लेना। हाँ, सिगरेट भी मंगा लेना। बस मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे मंगल की जीप कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने इससे जीप के मुतालिक पूछा तो इसने बताया कि जीप मैंने दरख्तों के एक झुंड में छुपा दी है। मंगल अभी तक लंबी ताने सुन रहा था। कांता अलबत्ता बेदार हो गई थी और गर्मा गर्म पूरियां तल रही थी। अब मुझे किसी बात पर हैरत नहीं हो रही थी। मैं जान चुका था कि खाने पीने का सामान जग्गू ने यहाँ पहुँचाया है। पूरी खाओगे? कांता पहली दफ़ा मुझसे मुखातिब हुई। इसके चेहरे पर बहुत दिलकश मुस्कुराहट थी। तुम्हारे हाथ से तो आदि भी मिल जाए तो गनीमत है, मैंने दिल ही दिल में कहा। फिर मुस्कुरा कर बोला, यहाँ तो जो कुछ तुम खिलाओगे खाना पड़ेगा। अरे खाओगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। मैंने आज हलवा भी बनाया है। तो फिर जल्दी से लाओ, मंगल चहक कर बोला। वो न जाने किस वक्त उठकर बैठ गया था। मेरी तो आँख ही पूरियों की खुशबू से खुली थी। मैं समझा कि सपने में पूरियाँ देख रहा हूँ, मगर यहाँ तो सचमुच पूरियाँ तली जा रही हैं। फिर वो अचानक उछल पड़ा और बोला, अरे कामरान, तुम अपने पैरों पर चल रहे हो, तुम ठीक हो गए? हाँ मंगल, मैंने हंस कर कहा। बाबा की दवा में वाकई जादू है। एक आध दिन में तुम्हारा जख्म भी ठीक हो जाएगा। कांता ने चौंक कर बहुत गौर से मेरी तरफ देखा, फिर बोली, तुम कामरान हो? हाँ मैं कामरान हूँ, मैंने हंस कर कहा। मगर तुम तो यूँ पूछ रही हो जैसे मैं कामरान नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन हूँ। जग्गू चाचा जब भी आते हैं वो मेरे लिए बहुत से अखबार और रिसाले भी लेकर आते हैं। वो बुरा मान कर बोली, अखबारों में तो तुम्हारी ऐसी ऐसी कहानियाँ छपी हैं कि तुम आदमी नहीं कोई राक्षस हो। क्या तुम वही कामरान हो? हाँ मैं वही कामरान हूँ, मैंने हंस कर कहा। मुझे गौर से देखो, कहीं मेरे सर पे तो सींग नहीं है? अभी तो नहीं है, मगर इस रफ्तार से खून करते रहे तो निकल आएंगे। वो भी हंस कर बोली। इस दिन नाश्ते में कांता भी हमारे साथ शरीक थी। इसकी झिझक ख़त्म हो गई थी और वो बात बेबात कह के लगा रही थी। कांता खाने के बर्तन समेट रही थी कि मंगल एकदम सीधा होकर बैठ गया। इसने सिगरेट सुलगाने के लिए होंठों में दबा लिया था, मगर इसे सुलगाए बगैर जेब में डाल लिया। बूढ़ा भी किसी चीते की तरह चुकन्ना नजर आ रहा था। इसने मदम लहजे में कांता से कहा, कांता बेटी, तू दरख्तों के इस झुंड में जाकर मचान पर चढ़ जा। वहाँ राइफल भी मौजूद है। खतरा दिखाई दे तो फायर कर देना। मगर खतरा कहाँ है बाबा? कांता झिल्ला कर बोली। खतरा है, बूढ़ा गुर्रा कर बोला। कोई गाड़ी इसी तरफ आ रही है। या जग्गू या नादर चाचा होगा बाबा, कांता ने कहा। जग्गू या नादर हमेशा घोड़े पर आते हैं। जग्गू की जीप यहीं मौजूद है। तू जा बेटी, मुझे खतरे की बू आ रही है। कांता बिड़बिड़ाती हुई कुटिया से बाहर निकल गई। किसी गाड़ी की आवाज़ मैंने भी सुनी थी, मगर कांता की तरह मैं भी यही समझा था कि आने वाला जग्गू या इसका कोई साथी होगा। मैंने मंगल से कहा, मैं तुम्हें भी कांता के साथ इसी छान पर बिठा देता हूँ, वहाँ रहकर तुम हमारे ज़्यादा काम आ सकोगे। नहीं कामरान, बूढ़े ने मुझे टोक दिया। अभी तुम्हें बोझ नहीं उठाना चाहिए। आज ही तो तुम अपने पैरों पर खड़े हुए हो। मैं मंगल को मचान तक पहुँचा कर आता हूँ। फिर वो फुर्ती से कुटिया के पिछले हिस्से में चला गया। वापस आया तो इसके शानों से 2 राइफलें झूल रही थी। एक राइफल इसके हाथ में भी थी। दोनों के साथ ही एक थैले में गोलियां भरी हुई थी। बूढ़े ने इस
जिसमें से कुछ गोलियां एक कपड़े में बांधी और राइफल के साथ वो कपड़ा भी मंगल को दे दिया। फिर इसने मंगल को बच्चों की तरह उठा लिया और तेज़ी से रवाना हो गया। एक राइफल मेरे हवाले कर दी थी। मैंने कैनूस के थैले में से बहुत सी गोलियां निकाल कर एक कपड़े में बांधी और राइफल शाने से लटका कर तैयार हो गया। जीप के इंजन की आवाज़ अब बहुत वाज़ेह हो गई थी। मैं कुटिया से निकलने ही वाला था कि बूढ़ा लौट आया। इसने एक राइफल अपने शाने से लटकाई, कैनूस का थैला दूसरे शाने पर लटकाया और मुझे बाहर निकलने का इशारा किया। फिर हम बहुत फुर्ती से घने दरख्त पर, अगर वो दुश्मन हुए तो मैं इनके सामने चला जाऊंगा ताकि इन्हें शक न हो। तुम अगर गड़बड़ देखो तो फायर कर देना। मगर बाबा, तुम्हारा सामने आना क्या ज़रूरी है? मैंने पूछा। आने वाले तो कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है वो तुम्हारे दुश्मन हो, मंगल के दुश्मन हो या फिर कांता के दुश्मन हो, जो कुत्तों की तरह कांता की बू सूंघते फिर रहे हैं। मैं सामने ना हुआ तो वो कुटिया की तलाशी लेंगे। इसके बाद तो इन्हें यकीन हो जाएगा कि कांता या तुम दोनों यहीं कहीं मौजूद हो। ये कहकर बूढ़ा फुर्ती से नीचे उतर गया। मैंने घने पत्तों में से देखा, वो पुराने मॉडल की फिएट कार थी। गाड़ी रुकने से पहले ही बूढ़ा छिपकली की तरह रेंगता हुआ कुटिया में चला गया। गाड़ी में ड्राइवर समेत 5 आदमी थे। वो चेहरों से अच्छे आदमी नहीं लग रहे थे। मैं ऐसी जगह बैठा था कि मुझे वहाँ से कुटिया का दरवाज़ा और वो जगह बहुत साफ नज़र आ रही थी जहाँ वो फिएट रुकी थी। फिएट से उतरने वाले चंद लम्हों तक सुनगुन लेते रहे। फिर इनमें से एक चीख कर बोला, कोई है इस कुटिया में? कोई है? इसकी आवाज़ पर बूढ़ा बदहवास होकर बाहर निकला। मैं जानता था कि इसकी बदहवासी माज अदाकारी है ताकि आने वाले इस पर तरस खाकर चले जाएं। बूढ़े ने लरसते हुए लहजे में पूछा, जी सरकार, हुक्म करें, क्या मुझसे कोई खता हो गई है? यहाँ तुम्हारे अलावा और कौन रहता है? इसी आदमी ने सवाल किया। इसका जिस्म दोहरा, कद लंबा और हाथ पाँव बहुत बड़े बड़े थे। इसका एक कान शायद किसी से लड़ाई झगड़े में टूट गया था। इस जंगल में और कौन रह सकता है सरकार? बूढ़े ने खुशामदाना लहजे में कहा। फिर आहिस्ता से बोला, आप किसको ढूंढ रहे हैं सरकार? हम इस कुटिया की तलाशी लेंगे। टूटे कान वाले ने करख्त लहजे में कहा। इसके दूसरे चारों साथी भी आगे बढ़े। वो सब शक्लों ही से छुट्टे हुए बदमाश लग रहे थे। इनके इरादे भी नेक नहीं थे। मैंने सोचा फायर करके इन सब को ढेर कर दूं, मगर इस वक्त ऐसा करना ख़तरनाक था। कान टूटे के हाथ में भी मुझे रिवॉल्वर नज़र आ रहा था। मैं फायर करता तो वो मरते मरते भी अपनी रिवॉल्वर से फायर करके बूढ़े की जान ले लेता। मेरी उंगलियां राइफल के ट्रिगर पर थीं, मगर रिवॉल्वर देखकर मैं मजबूर हो गया। मुझे गरीब की कुटिया में आपको क्या मिलेगा सरकार? बूढ़े ने घिघिया कर कहा। बको मत, टूटे कान वाला धाड़ा, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें यहाँ से आगे भी जाना है। मुझे गरीब की कुटिया में आपको क्या मिलेगा सरकार? बूढ़े ने घिघिया कर कहा। बको मत, टूटे कान वाला धाड़ा, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें यहाँ से आगे भी जाना है। कहीं आप इस डाकू की तलाश में तो नहीं है सरकार? बूढ़े ने जल्दी से कहा। मैं इसकी जहानत पर अश कर उठा। आने वालों में से एक झुक कर जीप के पहियों के निशानात का जायजा ले रहा था। इसे निशानात की तरफ मुतवज्जा देखकर बूढ़े ने पैंतरा बदला था, क्योंकि वो यकीनी तौर पर दूसरा सवाल इस गाड़ी के बारे में करते जिसके पहियों के निशानात इन्हें नजर आ रहे थे। कौन सा डाकू? टूटे कान वाला बुरी तरह चौंक उठा। रात एक गाड़ी में यहाँ एक डाकू आया था, वो बुरी तरह घायल भी था। इसने पिस्तौल के जोर पर मुझसे खाने को मांगा और जख्मों की मरहम पट्टी कराने के बाद चला गया। इसका हुलिया बताओ? टूटे कान वाला चीख कर बोला। बूढ़े ने इत्मीनान से मंगल का हुलिया बता दिया। खैर, हम इस कुटिया की तलाशी तो ज़रूर लेंगे। कुटिया की तलाशी नहीं दूंगा। बूढ़े का लहजा बदल गया। टूटे कान वाले ने बूढ़े को धक्का देने की कोशिश की, मगर वो इसमें कामयाब न हुआ। बूढ़ा फुर्ती से पीछे हट गया। कान टूटा फिर आगे बढ़ा और बूढ़े की गर्दन दबोचना चाहिए, मगर अचानक न जाने क्या हुआ, टूटे कान वाला गोया हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। इसके दूसरे साथी बूढ़े से कुछ फासले पर थे। मैंने इनमें से एक का निशाना लेकर फायर कर दिया। गोली इसका बायां शाना तोड़ती हुई निकल गई। मैंने फुर्ती से दूसरे आदमी का निशाना लिया, मगर वो सब चश्मे ज़दन में ज़मीन पर लेट कर दरख्तों की आड़ में हो गए। टूटे कान वाला मुझे एक मरतबा फिर नजर आया, मगर अब बूढ़े के बजाय इसका रुख मेरी तरफ था। शायद इसने फायर से मेरी मौजूदगी का अंदाज़ा लगा लिया था। इसने रिवॉल्वर वाला हाथ उठाया और फायर करना ही चाहता था कि मैं इससे बचने के लिए अपनी जगह से हटा। फिर दो बातें एक साथ हुई। मेरा पैर बुरी तरह फिसला। खुद को संभालने के लिए मैंने दरख्त की एक शाख पकड़ना चाहिए। इस कोशिश में राइफल मेरे हाथ से छूट कर गिर गई और मैं दरख्त की एक लचकदार शाख में झूल गया। कण टूटे की तरफ से अभी तक फायर नहीं हुआ था। मैंने ज़रा संभल कर गर्दन घुमाकर इसे देखा तो हैरान रह गया। बूढ़ा इसे दबोचे हुए था और वो किसी बच्चे की तरह बूढ़े से मार खा रहा था। मुझे इसके दूसरे साथियों का भी खतरा था। इस वक्त मेरी पोजीशन बहुत नाजुक थी। इनमें से कोई भी मुझे बहुत आसानी से निशाना बना सकता था। इन्हें रिवॉल्वर या राइफल तलाश करने की भी ज़रूरत नहीं थी। मेरी लोडेड राइफल भी नीचे पड़ी थी। दूसरी राइफल ऊपर एक शाख में अटकी हुई थी। मैंने अपने जिस्म को तोला और एक झकोला देकर पैरों से इस शाख को पकड़ लिया। फिर दूसरी शाख पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता में नीचे उतरा। इस तमाम कार्रवाई में मुझे मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा, मगर ऐसा लग रहा था जैसे इस हालत में सदियां गुजर गई हों। मंगल और कांता न जाने वहाँ से कितनी दूर थे। इन्हें यहाँ
वहाँ का मंजर दिखाई भी दे रहा था या नहीं, इस वक्त ये सब कुछ सोचने का वक्त नहीं था। मैंने दरख्त से उतरकर राइफल उठाना चाही, मगर कोई वजनी चीज़ मेरे सर पर लगी। मेरे कदम लड़खड़ा गए और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने सर झटक कर इस चोट से संभलने की कोशिश की, मगर इस वक्त ऐसा लगा जैसे आसपास का कोई दरख्त उखड़ कर मुझ पर आ गिरा हो। वो कोई आदमी था जिसने अचानक मुझ पर छलांग लगाई थी। वो मुझे लिए हुए ज़मीन पर ढेर हो गया। मेरे हवास कुछ बहाल हुए तो मैंने हमलावर को देखा। वो मुझसे दुगने वज़न और जिसामत का आदमी था। इसका सर अंडे की तरह शफाफ था और हाथ पैरों पर झाड़ झंकाड़ की तरह बाल थे। मुझे इसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि वो मुझसे केकड़े की तरह लिपटा हुआ था। इसकी कोशिश थी कि किसी तरह मेरी गर्दन दबोच ले, मगर वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो रहा था। मैं इस कोशिश में था कि मेरे पैरों पर कम से कम बोझ पड़े, वरना अब तक मैं इसे पैरों से उछाल कर दूर फेंक चुका होता। एक मौके पर इसके कान मेरे हाथ में आ गए। मैंने इसके कान को पूरी कुव्वत से पकड़ लिया और इन्हें खींचने लगा। इसके हलक से जानवरों जैसी गुर्राहट बरामद हुई और वो बिलबिलाकर पीछे हट गया। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। मैंने बाएं हाथ से इसका कान मजबूती से पीछे की तरफ खींचा और दायां कान अचानक छोड़कर इसकी पेशानी पर ज़बरदस्त पंच रसीद किया। इसकी गिरफ्त एकदम ढीली पड़ गई, मगर दूसरा घोंसा भी इसी जगह पड़ा तो इसने हाथ पैर डाल दिए। मैंने इसके भारी भरकम वजूद को एक तरफ लुढ़का दिया। इससे जोर आजमाई में मुझे मुश्किल से 2 मिनट लगे होंगे। फिर उठने की बजाय मैं तेज़ी से एक दरख्त के पीछे रींग गया। मैं महफूज जगह पहुंचकर उठा तो मुझे बूढ़ा योगी दिखाई दिया। वो भी एक आदमी से नबरद आजमा था। मैंने दूसरे लोगों की तलाशी में इधर उधर देखा, मगर मुझे कोई नजर न आया। वो सब दरख्तों में पीछे छुपे हुए थे। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे बूढ़ा अपने हरीफ से मगलूब हो रहा हो। ऐसा मुमकिन तो नहीं था क्योंकि मैं बूढ़े की जिस्मानी कुव्वत और फुर्ती से वाकिफ़ था। मैंने एक मरतबा फिर गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो बुरी तरह ज़ख्मी है क्योंकि इसकी दाएं आस्तीन खून में तर थी। वह अब भी मुसलसल खून बह रहा था। फिर इसका सबब भी समझ में आ गया। बूढ़े के हरीफ के हाथ में चौड़े फल का खंजर था और वो बहुत महारत से बूढ़े पर वार कर रहा था। बूढ़े की जगह कोई और होता तो अब तक छलनी हो चुका होता। खंजर बरदार के हमलों में अचानक शिद्दत आ गई। बूढ़ा अब दफाई जंग लड़ रहा था और इसके अंदाज से लग रहा था कि किसी भी लम्हे हरीफ का खंजर इसके सीने में पवस्त हो जाएगा। ये सूरत हाल देखकर मैं तमाम एहतियात को बलाए ताक रख कर सामने आ गया। सामने आते ही दीगर लोगों के मैदान में न आने की वजह भी मालूम हो गई। इनमें से 3 ज़मीन पर आड़े तिरछे पड़े थे, चौथा मेरे हाथों मार खा के बेहोश पड़ा था। मैंने राइफ़ल की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाई, मगर राइफ़ल फौरी तौर पर मुझे नज़र न आई। यूँ भी फायर करने में रिस्क ही था। मेरी चलाई हुई गोली बूढ़े को भी लग सकती थी। वो मौका ज़्यादा सोचने का नहीं था। मैं अचानक हमलावर के सर पर जा पहुँचा। शायद मेरी परछाई पर इसकी नज़र पड़ गई थी। वो भड़क कर पलटा और खंजर तान कर मेरी तरफ बढ़ा। इसके हटते ही मैंने बूढ़े योगी को ज़मीन पर गिरते देखा। वो अब तक शायद अपनी कुव्वत इरादी के बलबूते पर मुदाफ़त कर रहा था। खंजर बरदार के जिस्म में गोया पारा भरा हुआ था। इसने मुझ पर ताबड़तोड़ 6-7 वार किए, जो मैं फुर्ती से बचा गया। मेरी कोशिश थी कि किसी तरह इसका खंजर वाला हाथ मेरी गिरफ्त में आ जाए, मगर वो तो बिजली की तरह तड़प रहा था। इसे देखकर मुझे इन रिवायती बनोटबाजों का ख्याल आया जो राइफ़ल या रिवॉल्वर से चलने वाली गोली को भी अपनी लाठी से रोकने का दावा करते हैं। इस वक्त भी अगर मैं अपने पैरों से काम न लेता तो आइंदा इस काबिल ही न रहता कि पैरों पर चल भी सकूं। हर गुजरते लम्हे के साथ खंजर बरदार के हमलों में शिद्दत आती जा रही थी। इसके साथ साथ इसके अंदाज में भी चिल्लाहट थी। वो शायद इतने तवील मुकाबले का आदी नहीं था। तकरीबन 10 मिनट तक मुझ पर पे दर पे हमले करने के बावजूद वो मेरे जिस्म पर खराश तक लगाने में कामयाब नहीं हो सका था। फिर मुझे एक मौका मिल गया। मैंने इसके मुंह पर किक रसीद की और एड़ी के बल घूम कर दूसरे पैर से इसी जगह बैक किक रसीद की। वो ज़रा सा लड़खड़ाया। हालांकि मेरी ये किक ऐसी थी कि मुकाबिल अपने पैरों पर खड़ा रहने के काबिल नहीं रहता था। इसके हमलों की शिद्दत टूटी तो मैंने झपट कर इसका खंजर वाला हाथ पकड़ लिया। इसने दूसरा हाथ चलाया जिसे मैंने दूसरे हाथ से जकड़ लिया। फिर हम दोनों में जोर आजमाई होने लगी। मेरा हरीफ बिलाशुबा न सिर्फ फुर्तीला था बल्कि गैर मामूली कुव्वत का मालिक भी था। मेरी कोशिश ये थी कि इसकी कलाई का जोड़ अलहदा कर दूं, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथों में इंसानी कलाइयों के बजाय स्टील के रॉड्स हों। मैंने तंग आकर घुटने से इसके पेट पर ज़बरदस्त वार किया, मगर इस पर कोई असर न हुआ। अब मुझ पे भी झिंझलाहट तारी होने लगी थी। मैं जल्द से जल्द इस खेल को ख़त्म करना चाहता था। इस आहिनी इंसान ने मेरी खुद एतमादी बल्कि गुरूर को पाश पाश कर दिया था। मुझे अपने नाकाबिल तस्खीर होने का कुछ जाम हो चला था। मैं अपनी गिरफ्त को आईनी शिकंजा समझने की खुशफहमी में मुब्तला हो गया था, मगर शायद अल्लाह को मेरा ये गुरूर पसंद न आया था। फिर गोया मुझ पर
भी जुनून सवार हो गया। मैंने फैसला कर लिया कि या तो इस खबीस को ठिकाने लगाऊंगा या खुद मर जाऊंगा। इसकी खंजर वाली दाईं कलाई मेरे बाएं हाथ में थी और बायां हाथ मेरे दाएं हाथ में था। हाथ क्या, इसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसी हुई थी। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे अब तक मुझे बच्चा समझकर वो खिला रहा हो, क्योंकि अब इसने मेरा दायां हाथ मरोड़ना शुरू कर दिया। मुझे यूँ लगा जैसे मेरे हाथ कंधे से अलहदा हो जाएगा। मैंने अचानक इसे अपनी तरफ खींचकर इसकी नाक पर भरपूर टक्कर मारी। वो बुरी तरह लड़खड़ा गया। टक्कर मारने से दिमाग तो मेरा भी झंझना गया था, मगर इसकी परवाह किए बगैर मैंने पेदर पे इसकी नाक पर मुसलसल 3 टक्करें मार दी। इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई और वो सर झटकने लगा। मैंने झटका देकर खंजर इसके हाथ से निकाल दिया। फिर इससे पहले कि वो संभलता, मैंने इसका हाथ छोड़कर इसकी पेशानी पर इतना जोरदार पंच मारा कि वो उछल कर दूर जा गिरा। मेरा ये दाव किसी आम आदमी के पड़ा होता तो इसकी खोपड़ी चटक गई होती, मगर इसके जिस्म में शायद कोई बदरू हलूल कर गई थी कि वो एक मरतबा फिर उठने की कोशिश करने लगा। मगर मेरी भरपूर स्टेट किक ने इसे दोबारा ज़मीन चाटने पर मजबूर कर दिया। अचानक मेरी नज़र इस खंजर पर पड़ी जो हमलावर के हाथ से छूट गया था। मैंने झपट कर वही खंजर उठा लिया और दुश्मन के उठने का इंतज़ार करने लगा। मैं गिरे हुए दुश्मन पर वार करने का कायल नहीं हूँ, वैसे इस बात का इम्कान न होने के बराबर था, मगर मुझे ये देखकर हैरत हुई कि वो एक मरतबा फिर उठ खड़ा हुआ। इसके उठते ही मैंने खंजर से वार करने के बजाय फल की तरफ से पकड़कर पूरी कुव्वत से इसकी तरफ फेंक दिया। खंजर इसके सीने के बिल्कुल वस्त में दस्ते तक पैवस्त हो गया। इसने पहले बेयकीनी से मुझे देखा, फिर सीने में पैवस्त खंजर को देखा और धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने तासुब भरे अंदाज में इसे देखा, फिर मोहतात अंदाज में इर्द गिर्द का जायज़ा लिया कि मुबाद इनका कोई और साथी वहाँ छुपा हो, मगर लगता था कि अब वहाँ कोई नहीं बचा था। फिर मैं बूढ़े की तरफ मुतवज्जा हुआ। इसका खून बहुत ज़्यादा बह गया था और वो उखड़े उखड़े सांस ले रहा था। मैंने इसे उठाने की कोशिश की, मगर इसने नहीफ लहजे में कहा, तुम जल्दी से कांता को बुला लो। मैं अंदाजे से इधर दौड़ गया जिधर कांता गई थी। वहाँ दरख्तों के झुंड में ये मालूम करना मुश्किल था कि कांता किस दरख्त पर है। मैंने ज़ोर से इसे पुकारा, कांता जल्दी आओ, बाबा जी ज़ख्मी हो गए हैं। दूसरे ही लम्हे एक दरख्त के पत्तों में सिसराहट सी हुई और कांता फुर्ती से नीचे उतर आई। इसने तशवीश से पूछा, क्या हुआ बाबा को? वो शदीद ज़ख्मी हो गए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। मुझे भी ले चलो कामरान। ऊपर से मंगल की आवाज़ आई, तुम अभी वहीं रहो। मैंने कहा, मैं भी आता हूँ। फिर मैं और कांता दौड़ते हुए कुटिया तक पहुँचे। अगर हमें 1 मिनट की भी ताख़ीर हो जाती तो वो गंजा बाबा का काम तमाम कर देता जो सबसे पहले मुझसे उलझा था। इसने अपने मुर्दा साथी के सीने में पवस्त खंजर निकाल लिया था और वही खंजर लिए हुए बाबा की तरफ बढ़ रहा था। बाबे पर नीम गनूदगी सी तारी थी और वो इससे बेखबर था कि मौत दबे पाँव इसकी तरफ बढ़ रही है। हमारे और इसके दरमियान फासला ज़्यादा था। मैं जब तक इसके नज़दीक पहुँचता वो बाबा का काम तमाम कर चुका होता। मेरे पास रिवॉल्वर होता तो कोई मसला ही नहीं था। मैंने किसी बड़े से पत्थर की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाई, मगर मुझे पत्थर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कांता ने न जाने कहाँ से बारीक फल का तेज़दार खंजर निकाल और गंजे का निशाना लेकर पूरी कुव्वत से इसकी तरफ उछाल दिया। वो खंजर सनसनाता हुआ गया और गंजे की गद्दी में पबस्त होकर आर पार हो गया। इसके बढ़ते हुए कदम अचानक रुक गए और हलक से खरखराहट से खारिज हुई। फिर वो स्लो मोशन में गिरने लगा। मैं और कांता भाग के बाबा के पास पहुँचे। इसकी सांस मजीद उखड़ गई थी। कांता ने घबरा कर इसे आवाज़ दी, बाबा आंखें खोलो बाबा। इसने बमुश्किल तमाम आंखें खोली, फिर अटक अटक कर बोला, मुझे वो सफ़ूफ पानी में मिलाकर पिला दो जो छोटी सी एक शीशी में है। कामरान तुम बाबा को अंदर उठा कर लाओ। ये कहकर वो तेज़ी से कुटिया में दाखिल हो गई। मैंने बाबा को हाथों पर उठाया तो मेरी दोनों आस्तीनें खून में लुथड़ गईं। इसे कोई कारी ज़ख्म लगा था जो खून अभी तक बह रहा था। वो लाख ताकतवर सही, मगर खून की कमी से तो बड़े से बड़ा पहलवान भी ज़िंदा नहीं रह सकता। इसकी तो उम्र भी खासी थी। मैं इसे उठाकर कुटिया में ले गया और बहुत एहतियात से प्याल के बिस्तर पर लिटा दिया। फिर मैंने इसके ज़ख्म का जायज़ा लेने के लिए कमीज़ उलट दी, मगर मुझे ज़ख्म दिखाई नहीं दिया। वो शायद जिस्म के ऊपरी हिस्से में था। मैं झपट कर बाहर निकला और गंजे से चौड़े फल का वो खंजर निकाल लिया जिससे वो बाबा को मारना चाहता था। फिर मैंने इसकी गर्दन में पवस्त होने वाला खंजर भी घसीट लिया। इसे गंजे ही के कपड़ों से साफ़ किया और दोनों खंजर लेकर दोबारा कुटिया में आ गया। इस वक्त तक कांता वो सफ़ूफ पानी के गिलास में घुल चुकी थी। मैंने बाबा को सहारा देकर उठाया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी। इसने बहुत मुश्किल से आंखें खोली। मैंने गिलास इसके होंठों से लगा दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता सारा मशरूब पी गया। मशरूब पीते हुए हैरत अंगेज़ असरात मुरतब हुए और बाबा ने पूरी तरह आंखें खोल दी। मैंने खंजर से इसकी कमीज़ की आस्तीन चाक की ताकि ज़ख्म की मरहम पट्टी कर सकूं। अब ये सब कुछ बेकार है बेटा, बाबा ने कहा। इसकी आवाज़ में अब पहली सी नकाहत न थी। तुम ठीक हो जाओगे बाबा, मैंने जल्दी से कहा। इसके दाएं शाने से लेकर सीने तक बहुत गहरा घाव था। कांता पानी
पानी गर्म करके ले आई। शायद इसे इल्म था कि बाबा ज़ख़म लगने की सूरत में कौन सा सफ़ूफ़ इस्तेमाल करते हैं। मैंने कपड़ा गीला करके इसका ज़ख़म साफ़ किया तो कांता ने एक सफ़ूफ़ की शीशी मेरी तरफ बढ़ा दी और बोली, ये सफ़ूफ़ ज़ख़म पर छिड़क दो, फिर कुछ देर बाद इस दवा का लेप कर देना। इसने एक डब्बा मेरी तरफ बढ़ा दिया जिसमें मरहम की तरह की कोई चीज़ थी। इससे अब कोई फ़ायदा नहीं होगा बेटा, बाबा ने कहा। वो खंजर किसी ख़तरनाक जहर में बुझा हुआ था। घाव लगते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि खंजर में जहर है, वरना ये घाव मेरे लिए क्या हैसियत रखता है। मैं इसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए सफ़ूफ़ इसके ज़ख़म पर छिड़क दिया। मैं जानता था वो शदीद तकलीफ़ से दोचार होगा, मगर वाकई इसकी क़ुव्वत बर्दाश्त हैरत अंगेज़ थी। इसके मुँह से ज़र्रा बराबर आवाज़ नहीं निकली, चेहरे से अलबत्ता अज़ियत का अंदाज़ा हो रहा था। सब बेकार है बेटा, तुम लोग वक़्त ज़ाया कर रहे हो, ये सब छोड़ दो और मेरी बात गौर से सुनो। बस बाबा 1 मिनट, कांता ने जल्दी से कहा और मुझसे बोली, अब हाथ से ज़ख़म पर इस दवा का लेप कर दूँ। मैंने वो मरहम अच्छी तरह इसके ज़ख़म पर लगा दिया। बाबा एकदम पुरसुकून हो गया। इस दौरान में कांता ने तांबे के गिलास में पानी लेकर एक और सफ़ूफ़ घोल लिया था। इसने वो मशरूब बूढ़े को ज़बरदस्ती पिला दिया। फिर तो ऐसा लगा जैसे बूढ़े में नई ज़िंदगी दौड़ गई हो। वो उठकर बैठ गया और कांता से बोला, कांता बेटा मेरी वो लकड़ी वाली संदूकची निकाल जिस पर हाथी दांत का काम है। मगर बाबा इसमें तो ताला पड़ा है, इसकी चाबी नीले सफ़ूफ़ वाली बोतल में है, बूढ़े ने कहा। चंद मिनट बाद कांता वो संदूकची और चाबी लेकर आ गई। बाबा ने जल्दी से संदूकची ले ली और मुझसे बोला, कामरान तुम हो तो मुसलमान, मगर बेटा न जाने क्यों तुम पर भरोसा करने को दिल चाहता है। मैं तुम्हारे एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा बाबा, मैंने जल्दी से कहा। तुमने मुझ पर एहसान किया है और मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। बूढ़े योगी ने वो संदूकची खोली और इसमें से छोटी सी कई शीशियाँ निकाल ली। फिर इसने कांता से कहा, एक कढ़ाई में पानी खुलाओ। कांता कोयलों वाली अंगीठी वहीं उठा लाई। इसने अंगीठी में मजीद कोयले डाले और इस पे पानी की कढ़ाई रख दी। अचानक मुझे मंगल का ख्याल आया। वो बेचारा अभी तक इस मुचान पर बैठा था। इन लाशों का ख्याल आया जो कुटिया के बाहर पड़ी हुई थी। मैंने बाबा से कहा कि मैं मंगल को यहाँ लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।